हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलायबल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट मीन्स जो एनर्जी को डिलीवर करता है सर्किट में, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, एनर्जी सोर्सेज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लोग समझते हैं कि एनर्जी सोर्सेज होता क्या है। तो एनर्जी सोर्सेज आप जैसा कि जानते हो कि जो कि क्या करता है, सर्किट में आपका क्या करता है, एनर्जी को डिलीवर करता है। यानी द पर्पस ऑफ, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि द पर्पस ऑफ सोर्स, एनर्जी सोर्स इन ए नेटवर्क इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मेन काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पैसिव एलिमेंट। जो भी पैसिव एलिमेंट होता है उसे एनर्जी सप्लाई करना। पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन हो गए, जैसे रसिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, सच एज रसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रसिस्टर, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स इसे एनर्जी सप्लाई करता है। ये कौन करता है सप्लाई? तो एनर्जी सप्लाई करता है आपका एनर्जी सोर्सेस करता है, एनर्जी सोर्सेस करता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। यानी एक एक्टिव एलिमेंट है। दिस इज ए एक्टिव एलिमेंट। एनर्जी सोर्सेस क्या है? एक एक्टिव एलिमेंट है। यानी ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, पावर को डिलीवर कर। अगर सोर्सेस को देखा जाए तो सोर्सेस को जो है डिफरेंट कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे उसे मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ एनर्जी सोर्सेस इन नेटवर्क मीन्स नेटवर्क में कितने तरह के एनर्जी सोर्सेस होते हैं। तो मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है करंट सोर्स, एक होता है वोल्टेज सोर्स। अब इसको भी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला इसे जो बांटा गया है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। पहला होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। नेक्स्ट होता है आपका डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या क्या हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपका करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में। यानी इंडिपेंडेंट सोर्स आपका वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। तो करंट और वोल्टेज सोर्स। अब देखो वोल्टेज सोर्स को फर्दर, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है फर्दर, इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहला होता है आइडियल केस यानी आइडियल सोर्स, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल सोर्स, प्रैक्टिकल। तो ये एक इसी तरीके से करंट सोर्स भी क्या होगा, एक आइडियल होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रैक्टिकल होगा। आइडियल और प्रैक्टिकल होगा, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। अगर डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बात करोगे तो डिपेंडेंट सोर्सेज भी क्या हो गया, डिपेंडेंट सोर्सेज भी दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, और वोल्टेज सोर्स होगा, और दूसरा क्या होगा, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स, दूसरा करंट सोर्स। अब देखो वोल्टेज सोर्स क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो सकता है, या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज को बोलते हैं। दूसरा चीज वोल्टेज सोर्स लेकिन करंट पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है, करंट पे, यानी करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो सकता है। सिमिलरली आपका करंट सोर्स कितने तरह का हो सकता है, फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। तो यहाँ पे देखो मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो वोल्टेज सोर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसे बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो इसे शॉर्टकट में लिखते हैं VCVS, यानी वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और उसी तरीके से क्या हो सकता है, ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड। एक करंट कंट्रोल्ड भी हो सकता है, लेकिन कैसा है वो, वोल्टेज सोर्स ही है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब देखो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स क्या होगा, CCVS। नेक्स्ट हो गया आपका करंट सोर्स। करंट सोर्स में क्या क्या हो गया, देखो करंट सोर्स क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होगा और करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज कंट्रोल्ड हो गया, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ आपको कि वोल्टेज कंट्रोल्ड
करंट सोर्स, करंट सोर्स, सोर्स मीन्स क्या हो गया आपका VCCS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका जो होगा, नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका होगा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इसका क्या होगा CCCS, CCCS शॉर्टकट में इसे क्या लिखेंगे CCCS। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट सोर्स का क्लासिफिकेशन और इंडिपेंडेंट सोर्स का क्लासिफिकेशन। यानी एनर्जी सोर्सेज जो होता है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, पहला इंडिपेंडेंट सोर्स, दूसरा डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या क्या हो सकता है, पहला वोल्टेज सोर्स भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, करंट सोर्स भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब देखो वोल्टेज सोर्स को फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सिमिलरली डिपेंडेंट सोर्स को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है और करंट पे डिपेंड कर सकता है। तो इसलिए क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होगा और करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होगा। नेक्स्ट करंट सोर्स भी आपका दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, कि वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है और करंट पे डिपेंड कर सकता है। जब वोल्टेज पे डिपेंड करेगा तो उसे बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और नेक्स्ट जब आपका करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो ये आपका हो गया एनर्जी सोर्सेज का क्लासिफिकेशन किसी भी नेटवर्क में। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैसे सोर्स जो किसी भी सर्किट एलिमेंट के पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। दोज सोर्सेस which does not depend on any other पैरामीटर ऑफ सर्किट एलिमेंट, पैरामीटर्स ऑफ सर्किट एलिमेंट, यानी सर्किट एलिमेंट के किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स में देखो सबसे पहले हम लोग टाइप किसके बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ते हैं पहले, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, मीन्स वैसा वोल्टेज सोर्स जो किसी भी अदर पैरामीटर पे, सर्किट के किसी भी अदर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में उसको क्लासिफाई किया गया था फर्दर दो तरीके से, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है जिसका कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमेशा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे उसके थ्रू कितना करंट फ्लो करे, यानी करंट पे वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका हो गया कि जो कि हमेशा क्या करता है, टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रखता है, चाहे उसके थ्रू कितना हो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा हो, यानी करंट के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ कि इट मेंटेन्स कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज इरिस्पेक्टिव ऑफ करंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स, यानी उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा हो, थ्रू द सोर्स, यानी सोर्स के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा इसका टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा कितना होगा, जीरो होगा, यानी दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, मीन्स इसका इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, रेसिस्टेंस दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस आर इंटरनल इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पूछेगा आपसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, तो वो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। जब जीरो होगा तो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा तो करंट कितना फ्लो करे इसके थ्रू, हमेशा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। तो इसका मैं सिम्बल्स के थ्रू मैं आपको एक बार रिप्रेजेंट करके मैं दिखा दे रहा हूँ।
तो चलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखो, अब जानते हो कि इसको सर्कल से दिखा सकते हो, प्लस माइनस Vs मीन्स सप्लाई वोल्टेज। अब क्या होगा यहाँ से, इसका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस होता नहीं है, तो आर इंटरनल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये टर्मिनल हो गया, ए और बी में मान ले रहा हूँ कि इसका टर्मिनल क्या है, ए और बी। तो यहाँ पे वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मैंने मान लिया VT में मान ले रहा हूँ, V2 मीन्स टर्मिनल वोल्टेज। और इसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, आई करंट इसके क्रॉस फ्लो हो रहा है। और ये DC सोर्स है, DC सोर्स कैसा सोर्स है, ये DC सोर्स है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, DC सोर्स के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो होगा किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस है नहीं, तो इसमें क्या होगा, ड्रॉप जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब ड्रॉप 0 के बराबर होगा मीन्स टर्मिनल वोल्टेज और क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम बात करें किसका, AC सप्लाई का, AC वोल्टेज सोर्स का, AC वोल्टेज सोर्स का अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आप, तो ये क्या होगा, ये तो आपका सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये क्या होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज होगा। अब देखो ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, यहाँ से क्या करंट फ्लो होगा, I मान लो करंट फ्लो हो रहा है इसके अक्रॉस। तो करंट जो होगा आपका, करंट क्या होगा, करंट तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज होगा किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। यानी ये क्या हो गया आपका, AC सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, AC सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस के क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। आइडियल सोर्स के केस में कितना होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में कितना होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में अगर आपसे पूछे कि कितना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है तो हमेशा बोलिएगा 0 होता है, 0, ठीक है। तो ये SSC JE हो गया, या आपका इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स वाला जो एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा जाता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो 0 होता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका हमने देखा था। तो अब जो पढ़ेंगे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इसका ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि ये इसका ग्राफ कैसा बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसका ग्राफ कैसा बनता है हम लोग इसको एक बार चेक करते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक, या इसी को बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक। जब VI कैरेक्टरिस्टिक बोले तो Y एक्सिस पे वोल्टेज हो जाएगा, X एक्सिस पे आपका करंट हो जाएगा। अगर IV बोले तो Y एक्सिस पे आपका करंट हो गया, X एक्सिस पे आपका वोल्टेज हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, Y एक्सिस पे मैं वोल्टेज मान रहा हूँ, Y एक्सिस पे मैं वोल्टेज मान रहा हूँ, और X एक्सिस पे क्या मान रहा हूँ, करंट मान रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इस केस में हमेशा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा हमेशा किसके बराबर होगा, हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। यानी वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। करंट कुछ भी हो सकता है, करंट कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है करंट, लेकिन वोल्टेज हमेशा टर्मिनल के क्रॉस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ VT = VS, डेट इज कांस्टेंट, डेट इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज होगा। ये DC के केस में हो गया, DC के केस में, ये DC के केस में हो गया, मीन्स जो कि क्या होता है, यानी चेंज नहीं करता है, अपना पोलैरिटी को क्या करता है, चेंज नहीं करता है, इसका पोलैरिटी क्या होता है, फिक्स रहता है। लेकिन वहीं AC के केस में क्या होता है, AC नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स उसका पोलैरिटी क्या होगा, हर एक इंटरवल पे चेंज होगा, हर एक इंटरवल पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसका पोलैरिटी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन DC में चेंज नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DC के केस में क्या होता है, विच डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी, डज नॉट change its polarity, change its polarity, यानी जो पोलैरिटी अपना चेंज नहीं करेगा। अगर AC का हम बनाए ग्राफ, तो AC का बनाएंगे तो क्या होगा, साइनसोइडल होगा, साइनसोइडल होगा। साइनसोइडल कहने का मतलब क्या चाहिए, या तो साइन के टर्म में होगा या तो कॉस के टर्म में होगा, उसी को बोलते हैं साइनसोइडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है, जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अब देखो ओम्स लॉ हम आगे पढ़ेंगे, ओम्स लॉ अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो ओम्स लॉ को जब पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ हमेशा जो है लीनियर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ओम्स लॉ जो है हमेशा लीनियर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, लीनियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल पे यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड लगा रहेगा, तभी तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ये आई करंट फ्लो होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा करंट है, लोड करंट है। ये कौन सा करंट है, लोड करंट है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका यानी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक आया है वो क्या है, पैरेलल है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, पैरेलल है, लोड करंट का पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन लीनियर ग्राफ है। कैसा है, ये नॉन लीनियर ग्राफ है। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, द ग्राफ इज नॉन लीनियर। ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर है। हेंस जब नॉन लीनियर ग्राफ है इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस आप ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो। द ग्राफ इज नॉन लीनियर, हेंस ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स। यानी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, अगर वोल्टेज सोर्स को बताना हो कि ये यूनिलेटरल एलिमेंट है या बायलेटरल एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप देखिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक से अगर ही हम चेक करें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक से चेक करें तो हमारा यूनिलेटरल और बायलेटरल होने के लिए कंडीशन क्या था कि बायलेटरल होने के लिए हमारा कंडीशन क्या था कि अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपोजिट क्वाड्रेंट करने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम नहीं है। ठीक है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बायलेटरल होने के लिए, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए ये कैसा एलिमेंट है, तो वोल्टेज सोर्स जो है ये यूनिलेटरल एलिमेंट है। इट इज अ यूनिलेटरल एलिमेंट, इट इज अ यूनिलेटरल एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट है, यूनिलेटरल एलिमेंट है, यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक चीज़ होता है, नेक्स्ट एक पॉइंट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जब आप लोड लगाए हुए हो, जब आप लोड कनेक्ट किए हुए सोर्स से, जब लोड आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसके कारण से क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब आप लोड हटाते हो तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा उसके केस में, क्योंकि करंट नहीं फ्लो होगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जब नो लोड से यानी लोड को रिमूव करने के बाद जो वोल्टेज आता है वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखो तो क्या होगा, लोडिंग के केस में भी और जब नो लोड के केस में भी, दोनों के केस में क्या होगा, वोल्टेज जो होगा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम होगा। जब टर्मिनल वोल्टेज दोनों ही केस में सेम है तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, जीरो होगा। यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, जीरो होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो ये तीनों पॉइंट कम से कम आप इंपॉर्टेंट है, अब इसके आप याद रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अब देखो आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो बैटरी हो सकता है आपका, बैटरीज। नेक्स्ट हो गया आपका डीसी जनरेटर, या आपका जो एसी प्रोड्यूस करता है यानी अल्टरनेटर भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का ही एग्जाम्पल है। मोर टाइम वेराइंग एसी वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम अल्टरनेटर से जो हमें वोल्टेज मिलता है। अल्टरनेटर करने का मतलब सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, किसके बारे में बात हो रही है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब देखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, यानी जो सोर्स होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो पहला चीज़ तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, चलिए पहले मैं डिफिनेशन इसका लिख दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज डिफाइंड एज वोल्टेज सोर्स
हुज वोल्टेज इज, यानी जिसका वोल्टेज क्या होता है, डिपेंड करता है, हुज वोल्टेज इज डिपेंडेंट, हुज वोल्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन करेंट थ्रू इट्स टर्मिनल, यानी इसके जो एक टर्मिनल के अक्रॉस जो करंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट अपॉन करंट थ्रू इट्स टर्मिनल्स, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस, और एसी के केस में क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस इन केस ऑफ डीसी, रेसिस्टेंस इन केस ऑफ डीसी एंड इंटरनल इम्पीडेंस इन केस ऑफ एसी, इंटरनल इम्पीडेंस इन केस ऑफ एसी, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एसी, आप समझ जाना। अब नेक्स्ट जो हम लोग इसको सिंबॉलिकली देखेंगे कि किस तरीके से होता है, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले यानी क्लास में, इसमें क्या होगा, पिछले चैप्टर में मैंने देखा था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में मैंने क्या देखा था कि वहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इसको मैं RS बोल देता हूँ। RS मीन्स सोर्स रेसिस्टेंस या इंटरनल रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये क्या होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, VT कहने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज, VT मीन्स टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, VT मीन्स टर्मिनल वोल्टेज। तो ये किसके केस में हो गया, ये DC सोर्स के केस में हो गया, DC सोर्स के केस में। अब देखो AC का भी केस हो सकता है, AC वोल्टेज के केस में क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल इम्पीडेंस होगा, क्या होगा, इंटरनल इम्पीडेंस होगा। तो इंटरनल इम्पीडेंस को मैं ZS से डिनोट करता हूँ, ZS, और ये क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज, मैं प्लस माइनस यहाँ पे मान ले रहा हूँ, VS सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया आपका, और ये आपका क्या होगा, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, V ऑफ T, ठीक है, V ऑफ T। ये आपका क्या होगा, यहाँ से करंट क्या जाएगा, I ऑफ T, यहाँ से करंट क्या जाएगा, I, ठीक है, I। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका DC का केस, ये हो गया आपका AC सोर्स, प्रैक्टिकल AC सोर्स, यानी प्रैक्टिकल AC वोल्टेज सोर्स। अब इस केस में देखो, दोनों के केस में देखो, यहाँ पे जो आपका टर्मिनल वोल्टेज आएगा, टर्मिनल वोल्टेज देखो तो यहाँ पे अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट निकल रहा है, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, जो ड्रॉप होगा किसके बराबर होगा, I इंटू RS। तो VT किसके बराबर होगा, VT अगर निकालोगे तो किसके बराबर होगा, VT यानी टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालोगे तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज माइनस क्या होगा, I इंटू RS। मीन्स अगर I का वैल्यू बढ़ेगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। मीन्स लोड के थ्रू अगर करंट क्या होता है, बढ़ता है, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए आप जब देखते होगे कि घर में आप क्या करते हो, जब AC फ्रिज ऑन करते हो ऑन, या AC ऑन करते हो, तो आपका वोल्टेज थोड़ा क्या हो जाता है, डिम हो जाता है, उसमें फिर डिम हो जाता है। क्यों, क्योंकि करंट बढ़ा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा थोड़ा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, VS ऑफ T नहीं, VT मीन्स टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा I इंटू ZS। तो VT ऑफ T इक्वल टू क्या होगा, VS ऑफ T माइनस I ऑफ T इंटू ZS। यानी यहाँ पे सेम केस हो रहा है कि करंट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है किस पे डिपेंड कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे डिपेंड कर रहा है, जो टर्मिनल के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यानी इसमें इंटरनल इम्पीडेंस होता है, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। DC के केस में इंटरनल रेसिस्टेंस बोलेंगे, AC के केस में इंटरनल इम्पीडेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक इसका किस तरीके से चेंज होता है। तो सिमिलरली हम DC के केस में केवल देख रहे हैं, DC के केस में देख रहे हैं।
चलिए तो यहाँ पे देखिए ये करंट हो गया आपका, करंट का, और ये आपका हो गया वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में हम ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मान के चल रहे हैं जब करंट आपका, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे करंट भी जीरो है, वोल्टेज भी जीरो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लाइन पे क्या है आपका करंट जीरो होगा, वोल्टेज वाले एक्सिस पे करंट कहीं पे भी देखो करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो जब करंट का वैल्यू जीरो होगा तो ध्यान से देखना है, करंट का वैल्यू जीरो होगा तो वी टी इक्वल टू क्या होगा, वी एस, यानी टर्मिनल वोल्टेज जो होगा किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज आपका वी एस के बराबर होगा, यानी सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। अब देखो अगर क्या करते हैं कि करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी इस साइड में बढ़ेगा, राइट साइड में क्या होगा आपका करंट बढ़ेगा। तो जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, यानी वी एस से क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। अगर आप देखो, अब अगर आई का वैल्यू क्या करते हो, घटाते हो, यानी निगेटिव वैल्यू लेते हो, करंट को निगेटिव डायरेक्शन में लेते हो, निगेटिव डायरेक्शन में लेते हो, ये टोटल क्या हो जाएगा, वी एस से ज़्यादा हो जाएगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। करंट निगेटिव किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, मीन्स इस तरीके से कुछ बनेगा ग्राफ। तो ये क्या हो गया आपका, यानी ये आपका हो गया वी आई करेक्टरिस्टिक किसका हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का वी आई करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको जो है कुछ नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसको मैं अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैं मेंशन कर दूंगा तो आपको चीज़ें ध्यान में रहेगा। यहाँ से आपका यानी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे एई का एग्जाम हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम होता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़, ठीक है। तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है कि वोल्टेज सोर्स जो होता है, वोल्टेज सोर्स जो होता है किसी भी नेटवर्क में, वोल्टेज सोर्स जो है कि किसी भी नेटवर्क में वोल्टेज को डिसाइड करता है। करंट जो उसके थ्रू फ्लो करता है उस नेटवर्क के थ्रू, वो डिसाइड कौन करता है, वो हमेशा लोड करता है। यानी करंट को कौन गवर्न करेगा, लोड गवर्न करेगा। और वोल्टेज को कौन गवर्न करेगा, वोल्टेज सोर्स करेगा। तो वोल्टेज सोर्स कैन ओनली डिफाइन द वोल्टेज सोर्स कैन ओनली डिफाइन द वोल्टेज इन ए नेटवर्क, यानी नेटवर्क में वोल्टेज को कौन डिसाइड करता है, वोल्टेज सोर्स। बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क, जो करंट फ्लो होता है नेटवर्क के थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है लोड, डिसाइडेड बाय द लोड। यानी करंट को कौन हमेशा डिसाइड करता है, लोड करता है। वोल्टेज को नेटवर्क में कौन डिसाइड करता है, वोल्टेज सोर्स डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो एनर्जी डिलीवर करता है एक स्पेसिफाइड वोल्टेज पे। वो जो स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है वो किसी करंट के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी करंट के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। तो इससे मैं लिख दे रहा हूँ कि आइडियल वोल्टेज सोर्स delivers energy at a specified voltage। एक स्पेसिफाइड वोल्टेज पे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या करता है, अपना एनर्जी को डिलीवर करता है, मान लो V से, ठीक है। विच इज, ये स्पेसिफाइड वोल्टेज क्या होता है, विच इज इंडिपेंडेंट, जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो भी एक स्पेसिफाइड वोल्टेज पे ही एनर्जी को डिलीवर करता है, लेकिन वो जो स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है वो वैरी कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। यानी वो किस पे डिपेंड करता है, वो करंट जो डिलीवर हो रहा है सोर्स के द्वारा उस पर डिपेंड करता है। तो इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स delivers energy at a specified voltage V। ये भी स्पेसिफाइड वोल्टेज पे अपना एनर्जी को डिलीवर करता है, लेकिन ये स्पेसिफाइड वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन
current delivered by the source, current delivered by the source, delivered by the source। यानी आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स उसे बोलेंगे जिसमें क्या होता है कि करंट पे, यानी वोल्टेज सोर्स जो है करंट पे डिपेंड नहीं करता है, जो करंट डिलीवर कर रहा है वोल्टेज सोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और वहीं पर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसे बोलेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स उससे बोलेंगे जो कि क्या करता है, करंट पे डिपेंड करता है, जो करंट डिलीवर कर रहा है वोल्टेज सोर्स उस पर डिपेंड करता है उसका वोल्टेज, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये भी याद रखना है आपको कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो पे होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ओम्स लॉ क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये नॉन लीनियर ग्राफ होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, इसीलिए ओम्स लॉ किस पे अप्लीकेबल होता है, केवल लीनियर पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जो कि आपका गेट में भी पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विस के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए, आइडेंटिफाई VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स का कौन सा VI कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये चारों में से आपको बताना है। चलिए, तो पहला ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन यस, करंट क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा कि जो आपका वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो किसके पैरेलल होगा, लोड करंट के पैरेलल होगा। यस, ये पैरेलल है और क्या है, ये वोल्टेज भी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन ए और बी यहाँ पे भी वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वोल्टेज है, बी वाले ऑप्शन में भी वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, दोनों केस में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन बी वाले केस में यहाँ पे वोल्टेज क्या है, सॉरी करंट क्या है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। मीन्स कहने का मतलब ये कि करंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा लग रहा है, बेटर ऑप्शन बी लग रहा है। बेटर ऑप्शन ए और बी में कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है। तो सी और डी तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट नहीं होता है ना आइडियल वोल्टेज सोर्स में, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है ये, इसमें क्या है, ड्रॉपिंग दिखाया हुआ। ड्रॉपिंग मीन्स वोल्टेज घट रहा है, जिससे से करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, यानी टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू घट रहा है। तो ये किस केस में होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में होता है, तो ये आइडियल वाले केस में नहीं होता है। तो सी और डी तो नहीं होगा, ए और बी में से होना था, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। नाम से ही क्लियर है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी ये जो करंट सोर्स है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सर्किट के किसी भी अदर पैरामीटर पे इसका वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, इसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया था आइडियल करंट सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आइडियल कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो यानी करंट होगा, करंट सोर्स मीन्स क्या चाहिए, करंट को डिलीवर करेगा, यानी करंट जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका करंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका करंट का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके अक्रॉस कोई भी टर्मिनल वोल्टेज कुछ भी हो, टर्मिनल वोल्टेज इसका कुछ भी हो, उस पर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। यानी जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा ये हमेशा कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा। क्या करेगा, कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्मिनल वोल्टेज। यानी इसका टर्मिनल वोल्टेज कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, कांस्टेंट करंट मेंटेन करेगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि एन आइडियल करंट सोर्स is defined as, an ideal current source is defined as a current source whose current at any instant of time
डज नॉट डिपेंड ऑन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल, द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। ठीक है, यानी आइडियल करंट सोर्स ऐसा करंट सोर्स है जिसका करंट का वैल्यू किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ इसके अक्रॉस जो होता है कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता है, डज नॉट हैव एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, डज नॉट हैव एनी इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस इसमें नहीं होता है। या सिंपल बोलो इसका कि इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है इसका, इंटरनल रेसिस्टेंस RS अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट, कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट करने का मतलब क्या चाहिए, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस करने का मतलब क्या चाहिए, ओपन सर्किट। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग डायग्रामेट्रिकली देख लेते हैं, एक बार डायग्राम बना करके देख लेते हैं इसका अब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि सिंबॉलिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डीसी करंट सोर्स के बारे में देखते हैं। तो डीसी करंट सोर्स को हमेशा एरो से डिनोट किया जाता है। एरो जो है उसका डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हो गया करंट सोर्स। अब देखो ये क्या हो गया, इसका टर्मिनल हो गया, करंट सोर्स का ये टर्मिनल हो गया। आइए इसके क्रॉस जो होगा टर्मिनल वोल्टेज होगा VT मीन्स टर्मिनल वोल्टेज। इसके क्रॉस यहाँ से करंट आपका IS फ्लो हो रहा है, IS करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इसके क्रॉस जो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट करने का मतलब क्या चाहिए, ओपन सर्किट होता है। ये जो है आपका RS कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका DC करंट सोर्स, DC सोर्स। अब मैं AC के बारे में बात कर रहा हूँ। AC में सिंपल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इम्पीडेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी करंट होगा, बस ये टाइम वेराइंग होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। करंट का डायरेक्शन इसका क्या होगा, बार बार चेंज होते रहेगा हर एक टाइम इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे देखो इसके क्रॉस क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज V होगा। अब देखो यहाँ पे इसके क्रॉस इम्पीडेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस जो इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, इंटरनल इम्पीडेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ये भी कितना होगा, इनफाइनाइट करने का मतलब ओपन सर्किट होगा। कितना होगा, ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट होगा तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो टर्मिनल पे करंट मिलेगा आपको क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कुछ भी हो इसके अक्रॉस, यहाँ पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, यानी करंट का वैल्यू इस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका AC करंट सोर्स, AC करंट सोर्स। ये आपका क्या हो गया, DC करंट सोर्स। ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसका हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक कि VI कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे बनेगा। चलिए तो VI कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि यहाँ पे देखो इसके टर्मिनल पे क्या होगा, करंट हमेशा कांस्टेंट होगा। इसके टर्मिनल पे कांस्टेंट करंट मिलेगा हमेशा, चाहे उसका वोल्टेज कुछ भी हो, तो ये देखो क्या होगा, इसका कांस्टेंट करंट होगा, कांस्टेंट करंट मिलेगा हमेशा हमको। ठीक है, I = IS होगा, I = IS थ्रू आउट। ठीक है, वोल्टेज इसका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, कांस्टेंट करंट को ही शो करेगा। तो इसे बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। इसे क्या बोलेंगे, आइडियल करंट सोर्स। अब देखो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे करंट में कुछ चेंजेज नहीं हो रहा है, चाहे वो नो लोड हो या तो फुल लोड हो, करंट पे कोई चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। जब करंट पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे करंट रेगुलेशन कितना होगा, 0 होगा। करंट रेगुलेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसे मैं नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ कि इन एन आइडियल करंट सोर्स में जो है, इन एन आइडियल करंट सोर्स द करंट रेगुलेशन इज 0। करंट रेगुलेशन क्या होगा, 0 होगा। करंट रेगुलेशन इन एन आइडियल करंट सोर्स, करंट रेगुलेशन इज 0। करंट रेगुलेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स मीन्स क्या हो गया कि जो करंट का वैल्यू होगा, यानी करंट सोर्स जो करंट डिलीवर करेगा उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, जो उसके क्रॉस यानी उस करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज है
वोल्टेज है उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। यानी उसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है उस पर अगर डिपेंड करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। उसे क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स is defined as a current source, as a current source whose current at any instant of time depends upon the voltage across its terminal। यानी इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उस पर अगर डिपेंड करता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। यानी इसमें क्या होगा, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इट हैज फाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। इसका अब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक करंट सोर्स लिया, करंट सोर्स IS मैंने मान लिया करंट सोर्स है। इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, एक रेसिस्टेंस लगा दिया, यानी फाइनाइट रेसिस्टेंस होगा इसके अक्रॉस, फाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने, RS इसका वैल्यू मैंने दे दिया। ये जो वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। RS इंटरनल रेसिस्टेंस इसके अक्रॉस लगा दिया। इसके अक्रॉस जो है टर्मिनल वोल्टेज आपका VT है, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना है, VT है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, IS जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने करंट मान लिया इसके अक्रॉस कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस, रेसिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा ना, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रहा है मैंने मान लिया इसको I मान लिया, ठीक है। और ये जो करंट मान लिया मैंने IL मान लिया, मीन्स लोड के क्रॉस करंट या टर्मिनल के क्रॉस जो करंट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं KCL लगाऊँ तो KCL में लगाता हूँ तो IS इक्वल टू क्या होगा, I प्लस IL होगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, IL चाहिए, IL करंट चाहिए, सब सोर्स करंट लोड करंट चाहिए कि टर्मिनल करंट कितना मिल रहा है मुझे। चलो तो IL इक्वल टू क्या होगा, IS सप्लाई करंट माइनस क्या होगा, जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट गया। इसके अक्रॉस देखो, अब इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है इस टर्मिनल में, यानी RS के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, RS के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो VT इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। यानी IL का वैल्यू क्या होगा, IS माइनस VS डिवाइडेड बाय RS, VT डिवाइडेड बाय RS, VT यानी टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय RS। अब यहाँ पे देखो, यानी जो ये आपका टर्मिनल करंट है, यानी लोड करंट जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज के क्रॉस। यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है करंट सोर्स के क्रॉस उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा मीन्स ड्रॉप ज़्यादा होगा, अगर ये वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी इसके क्रॉस अगर ड्रॉप ज़्यादा होगा यानी टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू जो होगा यानी करंट सोर्स जो सप्लाई करेगा करंट वो क्या होगा, वैल्यू कम होगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो कौन सा फिगर हो गया, ये आपका DC के केस में हो गया, DC करंट सोर्स हो गया, प्रैक्टिकल DC करंट सोर्स, ठीक है। अगर AC की बात करें तो AC में भी सेम केस होगा, केवल RS किससे रिप्लेस हो जाएगा, ZS से रिप्लेस हो जाएगा, RS किससे रिप्लेस हो जाएगा, इम्पीडेंस से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम मैंने मान लिया कि ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स को हमेशा एरो से डिनोट करते हैं, और ये मैंने करंट का सिंबल दे दिया IS ऑफ T, ठीक है। टाइम वेराइंग है इसलिए T का फंक्शन मैंने बना दिया, T का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, इसके अक्रॉस इम्पीडेंस है, ZS इम्पीडेंस हो गया, इंटरनल इम्पीडेंस, ये इसके अक्रॉस मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है क्या है, VT, टर्मिनल वोल्टेज VT। अब देखो इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ से तो IS करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, मान लिया मैंने I करंट जा रहा है, यहाँ पे मैंने IL मान लिया करंट जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस बनेगा, केवल RS किससे रिप्लेस हो जाएगा, ZS से रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर से जब से टर्मिनल वोल्टेज, जैसे ही टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा यानी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा करंट सोर्स के अक्रॉस, तो क्या होगा, आपका ओवरऑल जो करंट सप्लाई करेगा करंट सोर्स वो क्या होगा, घट जाएगा। तो यानी आपका जो आउटपुट डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है इसके करंट सोर्स के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके अक्रॉस डिपेंड कर रहा है, मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है उस पर वैल्यू डिपेंड कर रहा है मेरा, ठीक है। तो ये जो फिगर हो गया क्या हो गया, AC करंट सोर्स का हो गया, AC प्रैक्टिकल AC करंट सोर्स का फिगर हो गया।
प्रैक्टिकल एसी करंट सोर्स, ठीक है। अब मैं इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखता हूँ, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखता हूँ। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं देखूँ इसका, तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि यहाँ पे मैंने करंट बना दिया वाई एक्सिस पे, इसको मैंने वोल्टेज बना दिया। यहाँ पे देखो जब आपका वोल्टेज जीरो होगा, जब टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा तो क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट होगा, कांस्टेंट करंट होगा। लेकिन आपका होना चाहिए, आइडियल के केस में क्या होता है, ये फिक्स होना चाहिए था, यानी कांस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आपका करंट सप्लाई घटेगा। करंट सप्लाई क्या होगा, घटेगा। मीन्स आपका जो करंट सप्लाई है किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है जो करंट सोर्स के अक्रॉस है, ठीक है। और इस साइड में अगर चले जाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका हो गया वी आई कैरेक्टरिस्टिक हो गया, वी आई कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक करंट सोर्स का हो गया। तो जो अभी तक मैंने करंट सोर्स के बारे में पढ़ा था, मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ताकि आप इसे ध्यान में केवल आप रखोगे। चलो, तो पहला पॉइंट ये है कि आइडियल करंट सोर्स जो होता है, आइडियल करंट सोर्स डिलीवर्स एनर्जी, आइडियल करंट सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट अ स्पेसिफाइड करंट आई, विच इज, यहाँ पे आई एल मैं मान दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आई एल माना था, तो आई एल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या आई ही मान दे रहा हूँ, चलो, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोल्टेज अक्रॉस इट वो हमेशा क्या करेगा, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। ये आइडियल करंट सोर्स होता है। फिर अगर इंटरनल रेसिस्टेंस देखोगे तो वो किसके बराबर होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है आइडियल करंट सोर्स का, वो किसके बराबर होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस और इंटरनल ऑफ आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स डिलीवर्स एनर्जी, ये डिलीवर करता है एनर्जी को, डिलीवर्स एनर्जी एट अ स्पेसिफाइड करंट आई, which depends on वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, वोल्टेज जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा करंट सोर्स के अक्रॉस, उस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज अक्रॉस सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कि यहाँ पे भी आप देखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक, अगर देखोगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक आइडियल करंट सोर्स का भी देखोगे तो क्या है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर है, इसका मतलब क्या हुआ, ओम्स लॉ ये भी ओबे नहीं करेगा, यानी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स also does not obey द ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ को क्या करेगा, ओबे नहीं करेगा, ओम्स लॉ। सिंस वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, नॉन लीनियर है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन लीनियर। ये कैसा है, नॉन लीनियर है। ओम्स लॉ केवल किस पे अप्लीकेबल होता है, केवल लीनियर पे अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर देखो मैं करंट सोर्स के बारे में मैं एग्जांपल देखूं तो करंट सोर्स को कुछ ऐसा होता नहीं है, मेनली क्या होता है, वोल्टेज सोर्स ही होता है। यानी आइडियल करंट सोर्स यानी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो है डिपेंडेंट करंट सोर्स ही देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स ही, क्योंकि इंडिविजुअली ऐसा कोई करंट सोर्स होता नहीं है, वो वोल्टेज से ही करंट में उसको लाया जाता है। जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर हो गया, वो क्या करता है, करंट सोर्स की तरह काम करता है, लेकिन वो डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है। तो इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ कि इन द practical system independent current source does not exist, independent current source exist नहीं करता है, but dependent current source exist, dependent current source
इज एग्जिस्ट। एग्जाम्पल के लिए इसका हो गया ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये डिपेंडेंट करेंट सोर्स का एग्जाम्पल है। तो हमारा अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। अब देखो डिपेंडेंट सोर्सेज सेम तरीके से बिहेव करता है, जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होता है उसी तरीके से डिपेंडेंट सोर्सेज होता है। बस केवल एक डिफरेंस है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज था कि सर्किट के किसी भी अदर पैरामीटर के वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वैल्यू है, डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू जो है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स के ही तरह काम करेगा। यानी सारे लॉ अप्लीकेबल होंगे, जो इंडिपेंडेंट सोर्स पे अप्लीकेबल था वो भी सारे लॉ अप्लीकेबल यहाँ पे होंगे। लेकिन बस एक डिफरेंस है यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि इसका जो वैल्यू है किस पे डिपेंडेंट होगा, सर्किट के किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंडेंट होगा। इसका वैल्यू जो होगा सर्किट के किसी अदर क्वांटिटी के द्वारा कंट्रोल्ड होगा। यानी इसका वैल्यू जो होगा किसके द्वारा कंट्रोल्ड होगा, सर्किट के किसी अदर क्वांटिटी के द्वारा कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कि डिपेंडेंट सोर्सेस behaves in same manner as independent sources। यानी जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेस बिहेव करता है जस्ट उसी तरीके से ये भी बिहेव करता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड सेम लॉज, जो भी सारे लॉ हैं जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे अप्लीकेबल हैं वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। सेम लॉज आर अप्लीकेबल टू डिपेंडेंट सोर्स पे भी सेम लॉ अप्लीकेबल होगा, डिपेंडेंट सोर्स। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे है, तो डिपेंडेंट सोर्स जो होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि डिपेंडेंट सोर्सेस are those sources whose output depends upon some other voltages or current in the circuit। यानी इसका वैल्यू केवल किस पे डिपेंड करता है कि कोई अदर वोल्टेज या करंट जो है सर्किट में उस पे इसका वैल्यू केवल डिपेंड करता है। बस केवल ये डिफरेंस है। यानी इसको जो कंट्रोल करता है कौन कंट्रोल करता है, करंट या वोल्टेज जो किसी अदर एलिमेंट के क्रॉस है, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिपेंडेंट, कि ये कंट्रोल हो रहा है, यानी इसको कंट्रोल कर रहा है कोई नहीं कोई। ठीक है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं था, इंडिपेंडेंट वाले में कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू को कोई कंट्रोल कर रहा है। सर्किट के ही अक्रॉस जो है वोल्टेज और करंट जो है वो क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। इससे रिप्रेजेंट जो किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट सोर्स में देखा था, सर्कल से हम उसको डिनोट करते थे। सर्कल में हम प्लस माइनस बनाते थे तो वोल्टेज हो गया, एरो से हम करंट को बनाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड शेप से। डायमंड शेप कहने का मतलब कुछ इस तरीके का, इसको बोलते हैं डायमंड शेप। इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायमंड शेप से डिनोट करते हैं। अब देखो कितने तरीके का यानी डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप कि डिपेंडेंट सोर्स क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। अब देखो जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको करंट भी कंट्रोल कर सकता है और वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकता है। सिमिलरली जो करंट सोर्स होगा उसको वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकता है और करंट भी कंट्रोल कर सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल डिपेंडेंट सोर्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ कि बोथ वोल्टेज and current, both voltage and current sources may be dependent and may be controlled by voltage और current। यानी वोल्टेज या करंट उसको कंट्रोल करेगा। सर्किट का ही वोल्टेज यानी किसी अदर एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या किसी अदर एलिमेंट के अक्रॉस जो करंट होगा वही वैल्यू क्या करेगा, इसका वैल्यू को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड सोर्स या डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, देयर आर 4 यानी 10, देयर आर
देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस, यानी इस तरीके से कितने सोर्सेस हो गए, टोटल 4 सोर्सेस हो गए, 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्सेस हो गए, डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, देखो तो पहला कौन सा होगा, मैं इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो मैं बना दे रहा हूँ कि डिपेंडेंट सोर्सेस मेनली 2 तरीके का होगा। कौन कौन सा, एक तो हो गया वोल्टेज सोर्स और दूसरा हो गया करंट सोर्स। अब देखो वोल्टेज सोर्स को कौन कंट्रोल कर सकता है, वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज कंट्रोल कर सकता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो सकता है। ये क्या हो सकता है, करंट कंट्रोल्ड हो सकता है, करंट कंट्रोल्ड। उसी तरीके से इसका भी क्या हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड। ये क्या हो सकता है, करंट कंट्रोल्ड हो सकता है, करंट कंट्रोल्ड हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड हो सकता है या तो करंट कंट्रोल्ड हो सकता है। तो देखो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है कि वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कंट्रोल्ड हो सकता है, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स लिख दिया यहाँ मैंने। फिर ये क्या हो सकता है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो सकता है। और चौथा जो है अपना करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो सकता है। तो इसका मैं सिंबल एक बार दिखा देता हूँ आपको कि सिंबल देखो क्या होता है इसका। अब देखो ये वोल्टेज सोर्स है और डिपेंडेंट सोर्स है, तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए कैसा सिंबल बनता है, डिपेंडेंट सोर्स के लिए डायमंड शेप का सिंबल बनाते हैं हम लोग। अब वोल्टेज है तो प्लस माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इस वोल्टेज सोर्स को, तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया VT, मैं VT से डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो है आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, मीन्स ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है, यानी किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो A × VX में मान ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल वोल्टेज आएगा यानी टर्मिनल जो वोल्टेज आएगा VT वोल्टेज, VT किसके बराबर होगा, VT आपका AVX के बराबर होगा। तो A का यूनिट क्या होगा, A का यूनिट जो होगा यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ पे देखो A = क्या होगा, VT / VX, यानी वोल्टेज बाय वोल्टेज, तो क्या होगा, यूनिट लेस होगा, ये यूनिट लेस हो गया। इस तरीके का यूज कहाँ पे होता है, तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर भी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर। एक क्या हो गया आपका, गेन हो गया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन हम यहाँ पे सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सर्किट थ्योरी पे ही हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा सिंबल, वोल्टेज सोर्स ही है। यहाँ पे देखो क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स है मीन्स क्या होगी चाहिए, डायमंड शेप। डायमंड शेप मैंने बना दिया, चलो एक मिनट, डायमंड शेप बन गया आपका। डायमंड शेप प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस से डिनोट करेंगे। अब क्या होगा, ये भी क्या होगा, वोल्टेज सोर्स तो है लेकिन ये करंट कंट्रोल्ड है। कैसा है, करंट कंट्रोल्ड है, यानी जो इसका आउटपुट वोल्टेज आएगा VT वो किसके बराबर होगा, B × I। B × I मीन्स करंट, कोई करंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, करंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मीन्स ये सिमिलर लग रहा है कि V = R × I, यानी B किसके बराबर है, रेसिस्टेंस के बराबर है। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट अगर B का निकालें तो सिंपल क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ B का यूनिट क्या होगा, B का यूनिट होगा ओम। ठीक है, ऐसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर बोला जाता है, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर बोला जाता है, एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट सोर्स है, करंट सोर्स का क्या होगा, करंट सोर्स का सिंबल एरो से हम डिनोट करते हैं, एरो से। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो डायमंड शेप तो होगा ही, लेकिन करंट सोर्स के लिए एरो यूज करेंगे। तो एरो यूज कर दिया मैंने, ये देखो आप, ये बना दिया मैंने, इसका टर्मिनल बना दिया। ये देखो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा, करंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, जो करंट यहाँ से निकलेगा IS मैंने मान लिया इसको कि करंट सोर्स किसके बराबर होगा, करंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, C × V मान ले रहा हूँ मैं कि C × V मीन्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल्ड है। यानी इस करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एलिमेंट के, यानी कोई भी एलिमेंट जो हो गया सर्किट के अक्रॉस जो हो गया, कोई भी ब्रांच है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है
उसके वोल्टेज पे ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब यहाँ से देखो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा सी का, तो सी का यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देखो सी इक्वल टू क्या होगा, करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज का क्या यूनिट होता है, मो होता है, या तो मो और साइमंस बोलते हैं इसको, साइमंस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स तो कैसा है, ये करंट सोर्स ही है। तो देखो करंट सोर्स मैंने बना दिया, करंट सोर्स बना दिया। चलो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो डायमंड शेप से मैंने डिनोट किया इसको। अब देखो है तो सप्लाई करंट ही है, लेकिन इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आई एस का वैल्यू डिपेंड कर रहा है किस पे, कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट कंट्रोल है, मीन्स करंट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डी मान ले रहा हूँ, डी इंटू आई, डी इंटू आई। तो यहाँ पे देखो डी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डी, करंट बाय करंट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, तो यूनिट लेस हो गया, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे करंट गेन एम्पलीफायर, करंट गेन एम्पलीफायर, ठीक है। तो देखिए ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कैसा बिहेव कर रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, कैसा बिहेव करता है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। और वहीं पे जो करंट कंट्रोल करंट सोर्स कैसा बिहेव करता है, करंट एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। तो ये ऑल अबाउट था आपका डिपेंडेंट सोर्स के बारे में, पूरा डिपेंडेंट सोर्स। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको डिपेंडेंट सोर्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है कुछ आपको मैं नोट बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़ ये कि जो आपका डिपेंडेंट सोर्स होता है वो भी एक्टिव सोर्स की तरह काम कर सकता है। कैसा काम कर सकता है, एक्टिव सोर्स की तरह काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन है कि सर्किट में कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल करने का मतलब जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है या करंट कंट्रोल कर रहा है, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि डिपेंडेंट सोर्स, ए डिपेंडेंट सोर्स और वर्क्स एज एन एक्टिव एलिमेंट, एन एक्टिव सोर्स, एक्टिव सोर्स की तरह बिहेव करेगा। एक्टिव सोर्स इफ द सर्किट कंटेंस at least one independent source, and the dependent variable is not equal to zero, ठीक है। ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो हमने डिपेंडेंट सोर्स पढ़ा था वो लीनियर डिपेंडेंट सोर्स था। एक नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्स भी आपका हो सकता है, नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है, नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्स। तो नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्स नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होगा, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सिंपल एग्जाम्पल एक दिखा रहा हूँ मैं, सोर्स। तो चलिए मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, करंट सोर्स का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। करंट सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। ई आई स्क्वायर, ये वैल्यू जो है आपका ई आई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ये करंट सोर्स है, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे करंट सोर्स, आई एस करंट सोर्स है। ये करंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी करंट पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, उसके स्क्वायर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कैसा है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। तो ये ऑल अबाउट था आपका पूरा बेसिक के बारे में, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे सर्किट थ्योरी में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप बार बार देखिए। और तो ये मैं कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक लॉ, जो भी बेसिक लॉ है, जैसे आपका किरचॉफ्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ हो गया, नोडल और मेश एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया है तो तब तो सही है, आप लाइक कर दिया कीजिए। लेकिन अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कम्युनिटी पोस्ट जो होता है, कम्युनिटी सेक्शन जो होता है यूट्यूब का, वहाँ पे मैं क्वेश्चन यानी पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप उसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, और जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा एक्टिविटी को शो कीजिए आप। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं और भी कोशिश करूँगा कि और भी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से मैं
यानी यहाँ पे लेकर के आऊँ हूँ आपके साथ। और जब इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा इस सब्जेक्ट को, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे वो गेट का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ESC इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन हो, IAS का क्वेश्चन हो, SSC JEE का क्वेश्चन हो, AE का क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि रिपीटेड लगता है, यानी कंसेप्ट रिपीटेड है, ये वैल्यू यानी चेंज कर दिया केवल, तो वैसे क्वेश्चन को केवल एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो बार बार वैसा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसे हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छे से कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो अगर आप यानी आपको पसंद आता है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।